सर, बाहर एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। जरूर हमदानी चौंका था। कौन है? अंदर भेजो उसे। थोड़ी देर बाद पुराने कपड़े पहने एक लड़की अंदर आई थी। सर, मुझे गुनाह शाह ने भेजा है जॉब के लिए। उसके नीचे में एक कप का पहाड़ थी। मैं सिर्फ मेरिट पर जॉब देता हूँ, सिफारिश पर नहीं। जरूर हमदानी ने हकारत से कहा तो अबीहा जिल्लत से सुर्ख होती पलट गई। तभी जरूर की नजर उसके पेवनज़दा दुपट्टे पर पड़ी तो उसे अफसोस हुआ। सेक्रेटरी को फोन करके उसे जॉब के लिए रख लिया। मिस अबीहा, आप मेरे साथ सिंगापुर चलेंगी ट्रिप पे? जरूर की ऑफर पर वो गुस्से में आ गई। सर, मैं ऐसी लड़की नहीं तो मैं भी गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी बनाकर ले जाना चाहता हूँ आपको। जरूर की गहरी निगाहों पर वो शर्म से, क्या समझती है तू? तेरी इस 2 टके की नौकरी से मेरे घर का गुजारा हो जाएगा? ये 3 बच्चे तेरा बाप छोड़ कर गया है, कैसे पालूंगी मैं ये? किसी दिन इन्हें भी जहर दे दूंगी और खुद भी जहर खाकर अपनी जान ले लूंगी। उसने अभी रोटी का पहला निवाला ही तोड़ा था जब अम्मी की जहरीली आवाज उसके कान में गूंजी थी। वो स्कूल से पैदल अभी घर आई थी। मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठी थी कि नायला गुस्से में उस पर चीखने लगी। वो खामोश रही हमेशा की तरह, जानती थी कि स्कूल की मामूली सी तनख्वाह में उस घर का गुजारा नामुमकिन है। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, गो कि नायला उसकी सुतेली माँ थी और उसके बच्चे भी उसके सुतेले बहन भाई ही थे, लेकिन फिर भी वो घर चलाने की कोशिश कर रही थी। ये बात उसकी सुतेली माँ समझने से अहल थी। अम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ, दूसरी नौकरी के लिए दुआ करें कि जल्दी मिल जाए। उसकी आवाज धीमी थी। खामोश तबीयत धीमे नीचे वाली अबीहा बाप के मरने के बाद और भी चुप रहने लगी थी। फिर दूसरे ही दिन इसने स्कूल से छुट्टी की और एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चली गई। 1 साल हो गया था अबू के इंतकाल को। इस अरसे में घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उसके तो कपड़े भी बड़े पुराने और बुसीदा हो रहे थे। अभी भी इंटरव्यू के लिए आई हुई दीगर लड़कियां उसे देखकर तमस्सुज़दा अंदाज में हंस रही थी, लेकिन वो नजरें झुकाए अपनी सीट पर बैठी रही, हाथों में पकड़ी फाइल उलटती रही। सबसे आखिर में उसकी बारी आई थी। उन्होंने उसका इंटरव्यू लेने से पहले ही किसी लड़की को फाइनल कर लिया था। सामने ही गुनाह शाह मौजूद था, उस कंपनी का CEO। उसे इस लड़की को देखकर अफसोस हुआ जिसके चेहरे पर परेशानी और थकन साफ बता रही थी कि उसे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। तभी उसने कार्ड अबीहा की तरफ बढ़ाया था। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस नौकरी के लिए तो हमने एक लड़की को फाइनल कर लिया है जो आपसे ज्यादा तजर्बेकार और प्रोफेशनल थी, लेकिन आप इस पते पे चली जाएं। इस कंपनी में भी एक सीट खाली है, उम्मीद है कि आपको नौकरी पर रख लेंगे। मैं भी फोन कर देता हूँ, मेरी जान पहचान है तो वो आपको जॉब दे देंगे। वो बार बार गुनाह शाह का शुक्रिया अदा करती ऑफिस से बाहर आ गई थी। कार्ड को उसने मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया था। अब वो इसी एड्रेस पर जा रही थी। रिक्शे का किराया कहाँ उसके पास था। बड़ी मुश्किल से बसों में धक्के खाती हुई वो इस ऑफिस में पहुंची थी। दुपट्टे से पसीना साफ करके वो वेटिंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गई। सामने रिसेप्शन पर लड़की खड़ी थी। मुझे गुनाह शाह ने भेजा है, जरूर हमदानी से मिलना है। सेक्रेटरी ने उसका पैगाम पहुंचा दिया था। दूसरी तरफ जरूर हमदानी, जो एक बिजनेस डील की वजह से बहुत परेशानी में था, ये सुनकर हैरान रह गया कि कोई लड़की उससे मिलना चाहती है। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद उसने लड़की को अंदर आने को कहा, तभी अबीहा हाथों में फाइल थामे अंदर आई थी। इंतहाई पुराने कपड़े, पुरानी चप्पल और सादा सा चेहरा लिए उसके सामने खड़ी थी। जी मोहतरमा, कौन है आप? क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? मैं तो आपको नहीं पहचानता। इंतहाई रोके लहजे में उसने अबीहा से सवाल किया था, जो उसका रवैया और बात करने का अंदाज देखकर पहले ही हिम्मत हार गई। सर, वो सर, गुनाह शाह ने भेजा है आपके पास जॉब के लिए। वो मुसलसल उंगलियां चटका रही थी, पलकें लरज रही थी, गुलाबी लब सूखे हुए थे। जरूर ने गुस्से से उसे देखा और फिर शायद लहजे में कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं हमेशा मेरिट पर जॉब देता हूँ, किसी की सिफारिश पर नहीं। वो कि गुनाह मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके कहने पर किसी भी अनप्रोफेशनल लोगों को जॉब पर रख लूं।
इंतहाई रूखे लहजे में उसने उसे जॉब देने से साफ मना कर दिया था। अब रिया का दिल अंदर ही अंदर जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। ये सोच के साथ वो पलट गई थी कि शायद उसका हुलिया, उसकी जाहिरी हालत ऐसी नहीं कि कोई उसे देखकर जॉब दे। अगर उसकी जगह कोई फैशनेबल या मॉडर्न लड़की होती तो ये शख्स फौरन उसे नौकरी पर रख लेता। लब काटती वो बाहर जाने को थी कि अचानक जरून की नजर उसके दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर पेमेंट लगा हुआ था। कपड़े भी बहुत पुराने लग रहे थे। वो शक्ल से ही जरूरतमंद लग रही थी। इसे अफसोस भी हुआ कि अपनी दिल का गुस्सा उसने इस लड़की पर उतार दिया, जो बेचारी न जाने कि उस मजबूरी के तहत उसे जॉब की बात करने आई थी। तभी उसने फौरन सेक्रेटरी को फोन मिलाया था। मिस अबीहा, हेलो मिस। ऑफिस से बाहर निकल आई थी तब इस सेक्रेटरी की आवाज पर हैरत से देख रही थी। आप कल से जॉब पर आ जाइएगा, जरूर सर ने आपको नौकरी पर रख लिया है। और वह हैरत से उसे देखती रहती। उसके चेहरे पर वाजिया खुशी थी। घर जाते उसने नायला बेगम को बता दिया कि स्कूल की 5,000 की नौकरी छोड़कर उसे अब 40,000 वाली एक ऑफिस जॉब मिल गई है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे की। नायला बेगम ने सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया था। बेवा होने के बाद वो अबिया की मोहताज होकर रह गई थी। जब वो 5 साल की थी तब अबिया के बाप ने नायला से दूसरी शादी की थी। अपने वक्तों में उसने बहुत जुल्म और सितम ढाए थे इस मासूम लड़की पर, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब शोहर का आसरा नहीं रहा था, इसलिए वो इस लड़की के रहमो करम पर पड़ती, जो कि निहायत नेक दिल की मालिक थी। उसे घबराहट भी हो रही थी। इतने बड़े ऑफिस में वो जॉब करने के लिए जा रही थी। न जाने वहाँ का स्टाफ कैसा होगा। उसकी जाहिरी हालत देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते थे। एक हो के शक्ल व सूरत में बहुत प्यारी थी, बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक सा चेहरा, नाजुक वजूद, बिल्कुल दुबली पतली सी थी, जैसे किसी गुड़िया का गुमान हो। लेकिन अच्छे पहनने ओढ़ने के लिए उसके पास अभी इतनी हैसियत नहीं थी। फिर वो उसका पहला ही दिन था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसे हैरत से देख रही थी। बहुत ही मॉडर्न माहौल था। वो अकेली लड़की ऐसी थी जो सादा शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना काम कर रही थी। एक ही बार मैनेजर ने उसे काम के बारे में बताया था और फिर उसकी उंगलियां धड़ाधड़ कंप्यूटर पर अपना जादू जगाने लगी। वो बहुत ज्यादा मेहनती थी। यही वजह थी कि उसकी तवज्जो मुसलसल काम पर थी। मैनेजर ने उससे पूछा क्योंकि वो वक्त से पहले ये काम खत्म कर लेती, बल्कि अगर किसी लड़की का काम छुट्टी होने से पहले रह जाता तो वो भी अबिया के सर पर डाल दिया जाता। दरहकीकत ऑफिस के लोग उसकी मासूम तबीयत और सादा फितरत से फायदा उठा रहे थे। उसे नौकरी करते हुए 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान एक बार भी उसकी जरूर हमदर्दी से आमना सामना नहीं हुआ था, जिसने उसे नौकरी देकर बहुत बड़ा एहसान किया था। लेकिन इस दिन तो 5 बजे के बाद भी रुक गई थी, क्योंकि फाइल जो कंप्लीट नहीं हुई थी वो जल्दी काम करके अंधेरा होने से पहले ऑफिस से उठ जाना चाहती थी। तभी जरूर हमदानी कंपनी के विजिट पर ऑफिस आया था। यहाँ से गुजरते हुए नजर सीधी उस लड़की पर पड़ी थी जिसकी शिफा मांग, सर पर दुपट्टा उसे मुतवज्जा कर गया था। तभी उसे याद आया ये तो वही लड़की जो कि हुनैन की सिफारिश लेकर उसके ऑफिस में आई थी, लेकिन वो इतनी देर तक क्यों रुकी हुई है। अपने करीब महंगे परफ्यूम की खुशबू महसूस करके अबिया ने सर उठाया था। जरूर को देखकर वो एकदम ही उठ खड़ी हुई थी। जरूर उसकी मासूम खूबसूरती को देखता रह गया। बहुत घबराए लहजे में इसने सलाम किया था। आप इतनी देर तक ऑफिस में क्यों रुकी हुई है? सर वो थोड़ा काम रह गया था। उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया तो जरूर ने सर हिला दिया। ये थोड़ी देर बाद मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाया था। मैंने मना किया है ना किसी भी खवातीन को 5 बजे के बाद हरगिज नहीं रुकना है ऑफिस में, तो फिर आपने इस लड़की को क्यों रोक रखा है? उसके लिए भी गुस्सा था। सर इस लड़की को खुद ही शौक है रुकने का, दूसरों का काम करने का। बहुत ही बेवकूफ लड़की है। मैनेजर की बात पर जरूर ने उसे घूर कर देखा था। ये तुम किस तरीके से इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? जरूर के गुस्से पर वो शर्मिंदा हो गया। फिर वो तो मोबाइल में मसरूफ हो गया, लेकिन मैनेजर गुस्से में बाहर आया था। आज आपकी वजह से जरूर सर ने मुझे बातें सुनाई है। मैनेजर की तेज आवाज पर वो एकदम डर गई थी। इतनी मुश्किल से तो इतनी अच्छी नौकरी मिली थी। वो हरगिज उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तभी घबरा कर कहने लगी, आई एम सॉरी सर। हालांकि इस मासूम की तो कोई गलती भी नहीं थी। और मुसलसल काम और मेहनत में से इतना थका दिया था कि वो बुखार में मुब्तला हो गई।
अब तो नायला का रवैया भी उसके साथ ठीक हो गया था। बीमारी ने उसे इतना निहाल कर दिया कि मजबूरी में उसे 5 छुट्टियां करनी पड़ गई। लेकिन जैसे तनख्वाह मिली तो उसमें से हद से ज्यादा कटौती की गई थी। तनख्वाह हाथ में लेते ही से रोना आ गया। इतने कम पैसों में कैसे गुजारा होगा? उसकी सुतेली माँ तो इसका जीना हराम कर देगी, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे और तीनों छोटे बहन भाई स्कूल में पढ़ रहे थे। कई पूरा महीना गुजारना उसके लिए मुश्किल हो जाता। यही सोचकर उसे रोना आ रहा था, तभी वो मैनेजर के पास पहुंच गई। सर, मैंने आपको बता तो दिया था कि मैं मजबूरी की वजह से छुट्टियां कर रही हूँ। मैं बीमार हो गई थी, आपको पता है। मैं कभी अपने काम में कोताही नहीं करती। मैनेजर ने उस आम से कपड़ों में मलबूस लड़की को देखा जो हद से ज्यादा गुर्बत ज़दा रहती थी। फिर निहायत ही तलख लहजे में झाड़ दिया। अगर छुट्टियां की है तो तनख्वाह तो कटेगी ना मिस अभिया। अब आप जाकर अपनी सीट पर बैठे और दोनों फाइलें मुझे जल्दी तैयार करके दे। मैनेजर उससे इतने कड़क लहजे में बात कर रहा था, हालांकि ऑफिस की सारी लड़कियों से वो बहुत मीठे लहजे में पेश आता। तभी वो रोती हुई पलटने लगी, लेकिन मैनेजर को होश भी नहीं था कि उसके पीछे खड़ा जरूर हमदानी जो उसका लहजा भी सुन रहा था और उसका बात करने का अंदाज भी देख रहा था। मैनेजर के तो होश उड़ गए थे। उसे अपने सामने देखकर तभी जल्दी से उसे सलाम किया तो उसके कड़क लहजे में उसे अपने ऑफिस में आने का कहा, जबकि अभी अपनी आंखें साफ करती सीट पर जाकर बैठ गई थी। किस लहजे में बात कर रहे थे आप एक खतून से? तमीज नहीं आपको बात करने की? मैंने तो कभी किसी खवातीन से आपको ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। तो इस लड़की से आपने इतनी बदतमीजी से कैसे बात की? जरूर हमदानी ने इस मैनेजर को झाड़ दिया था। अब फिर दूसरी दफा बिया की वजह से मैनेजर की खूब इंसल्ट हुई थी, इसलिए वो दिल्ली दिन में इस लड़की से बदला लेने का सोच रहा था। तभी भी मैं आते हुए कहने लगा, सर, एक तो इस लड़की ने छुट्टियां की है, बीमार हो गई थी, लेकिन अब मुझे ये कह रही है कि तनख्वाह ज्यादा काट ली है तो घर का गुजारा नहीं होगा। ये सुनकर जरूर हमदानी ने उसे देखा। इस लड़की को अंदर भेजो। मैनेजर हैरान रह गया था। लड़कियों के मामले में वो मोहताज रहने वाला इंसान था, लेकिन लाचार उसका हुक्म तो मानना ही था, इसलिए वो पलट गया। थोड़ी देर बाद अभिया उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ था। वो समझ रही थी कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, कहीं जरूर हमदानी उसे जॉब से ना फारिग कर दे। तभी उंगलियां चटखाती हुई कहने लगी, सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आपने मुझे क्यों बुलाया है? उसकी आवाज में कपकपाहट थी। जरूर ने गौर से उस लड़की को देखा था। बड़ी आम सी शक्ल व सूरत थी, बिल्कुल सादा कपड़े, पाँव में पहनी हुई पुरानी चप्पल, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कशिश थी। तभी वो कहने लगा, अब तनख्वाह की वजह से ज्यादा परेशान मत हो। आपके घर के हालात ठीक नहीं है तो आपकी तनख्वाह में से जो कटौती हुई है वो आपको वापस मिल जाएगी। ऐसे ही सुनकर वो हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में तशक्कुर की नमी उभर आई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जब मैनेजर ने उसे थोड़ी देर पहले बेइज्जत करके सीट पर भेजा था तो वो बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हो गई थी। उससे काम भी नहीं हो रहा था, लेकिन जरूर ने तो उसकी सारी परेशानी दूर कर दी थी। शुक्रिया अदा करती वो पलट गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे पूरी तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैनेजर उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चलने वाला है कि जरूर उसे नौकरी से ही फारिग कर देगा। वो जल्दी कंप्यूटर पर अपने हाथ चलाने लगी थी जब जरूर हमदानी ने उसे यूं पुरसकून अंदाज में काम करते देखा तो बेसाख्ता उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। काम से फारिग होते घर जाने से पहले वो दोबारा जरूर हमदानी के ऑफिस में आई थी। जरूर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करने लगी कि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं। मैं वादा करती हूँ आइंदा ज्यादा छुट्टियां नहीं करूंगी। जरूर उसके चेहरे को देखे जा रहा था। जब भी वो लड़की उसके सामने आती थी, मारे शर्म की उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें तमतमाने लगती थी। अभी भी जैसे ही पलटने लगी तो अचानक टेबल के कोने पर उसकी चादर अटक चुकी थी। वो बेध्यानी में जल्दी से कदम उठाकर बाहर जाने लगी, जब उसकी चादर अटक कर फौरन उसके सर से उतर गई थी। उसके बाल उस वक्त कैचर में बंधे हुए थे, जोड़े की सूरत में। दुपट्टा अटकने से वो कैचर में अटक कर खुल गए थे। देखते ही देखते उसके बाल खुलते चले थे। जरूर तो ट्रांस में उसके हसीन सरापे को देखता ही रह चुका था। उसके सामने हसीन लड़कियां तितलियां बनी उड़ती फिरती थी, लेकिन जरूर की नजर जैसे उस पर अटक चुकी थी। उसके महंगे तरीन परफ्यूम्स की खुशबू तो जैसे उसके बालों से आने वाली खुशबू के आगे मानी पड़ चुकी थी। शर्म के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। जल्दी से पलट कर इसने अपना दुपट्टा ठीक किया था
और ऐसे में जरून की न चाहते हुए भी नजरें उसके फिगर पर जम चुकी थी। दूसरी कमीज में इसके अंदर नशीबो फराज बेहद छोटे से लग रहे थे, जिसे देखकर जरून के दिल में एक अजीब सा स्पार्क उठा। तो वो घबरा कर कहने लगी कि सॉरी सर, लेकिन जरून फौरन सर झटक कर कहने लगा कि इट्स ओके, ध्यान से चला करे। उसके बाद वो फौरन ऑफिस से बाहर भाग गई थी। दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था, एक अजीब सा एहसास उसे घेरे में ले चुका था। जरून थका थका सा घर आया था। मुलाजिम ने उसे देखते ही खाने का पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। वो टीवी लाउंज में स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था, तभी उसे किसी की शिद्दत से याद आई थी। उसने फौरन माँ का नंबर मिलाया, जो कुछ दिन रहने के लिए अपने बड़े बेटे के पास अमेरिका चली गई थी। जल्दी वापस आ जाए मामा, दिल नहीं लग रहा आपके बगैर। बिल्कुल भी। वो उदास था। नुजरत बेगम ने वीडियो कॉल पर इसे घूर कर देखा था। जब ही तो कहती हूँ शादी करो, क्यों अपनी जिंदगी इतनी वीरान कर रखी है? हर बार नुजरत बेगम की यही बात होती थी। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, अब वापस आएंगी तो मैं कर लूंगा शादी, अब जल्दी वापस आ जाए। वो दोनों माँ बेटे काफी देर तक बातचीत करते रहे। माँ से बात करके इसका दिल भी बहल गया था, वरना वो अपने अंदर एक अजीब सी उदासी महसूस कर रहा था। 5 साल पहले उसने शीजा से शादी की थी। दोनों की शादी पसंद की थी, लेकिन शीजा ने शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उससे तलाक ले ली। वजह थी उसकी बेपनाह मसरूफियत। वो बिजनेस में मसरूफ रहा और शीजा ने यहाँ किसी और से दिल लगा लिया। महज 1 साल बाद ही जब तलाक का मुतालबा किया तो हैरान रह गया था। उसके पीछे वो कब से ये खेल खेल रही थी, खबर ही ना हुई। तब पता चला कि औरत जात कितनी बेवफा होती है। अब 5 साल गुजर गए थे, उसने कभी दूसरी शादी का नाम नहीं लिया। वो अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजारना पसंद कर रहा था। उसे हर औरत की जात में बेवफाई ही नजर आती। लगता कि कोई औरत मासूम नहीं है, सब धोखेबाज है। लेकिन जरूर हमदानी नहीं जानता था कि जल्द उसकी जिंदगी में कोई कदम रखने वाला है। उस बात से वो भी बेखबर था। उसका दिल अभी तक बिल्कुल साफ था, किसी भी जज्बे से महरूम, लेकिन जल्द उस दिल में मोहब्बत का जज्बा दोबारा सर उठाने वाला था। ये तो इतनी लेट क्यों होने लगी आजकल? कहीं किसी लड़के से नैन मटक्का तो नहीं कर लिया? अम्मी ने तेज लहजे में उस पर इल्जाम लगाया था। अबीला खाना खाते खाते रुक गई। नहीं अम्मी, आप कैसी बातें करी हैं? दरअसल काम इतना ज्यादा होने लग गया है कि मैनेजर मुझे रोजाना रोक लेता है। अब तो वो भी परेशान रहने लगी थी। न जाने मैनेजर फरूक को उससे क्या मसला हो गया था। एक तो उससे इतने सर्द लहजे में बात करता, दूसरी तरफ दूसरी टेबल की फाइल्स भी उसकी टेबल पर पटक देता। अपनी पसंदीदा लड़कियों से वो हंस हंस कर बात करता, उनकी मर्जी का काम देता। जबकि अबिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम देने लगा था। अब वो बहुत ज्यादा ही परेशान रहने लगी थी। जी वो रात के 9 बजे तक ऑफिस में काम कर रही थी। ये तभी जरूर हमदानी ने अचानक ही ऑफिस का चक्कर लगाया। मैनेजर फरूक भी अपने ऑफिस में बैठा किसी लड़की से चैट करने में मसरूफ था। जरूर को देखकर एकदम ही उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसे शदीद गुस्से में देखकर वो परेशान हो गया था। मैंने कहा है ना आपसे कि खवातीन को इतनी देर तक ना रहने दिया कहीं ऑफिस में, फिर क्यों उस लड़की को रोका है? वो परेशानी से कहने लगा, असल में क्या करूं सर, उस लड़की ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जब देखो काम नहीं करती, मजबूरी में मुझे इसे रोकना पड़ता है। मुफ्त की तनख्वाह तो नहीं देते सर, आपकी भी हलाल रोजी है। अगर काम नहीं करेगी तो मजबूरी में मुझे रोकना पड़ेगा उसे। जरूर हमदानी गुस्से से कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। अगर कोई वर्कर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसे फायर कर दीजिए। जरूर ने ये नहीं देखा था कि वो लड़की कौन है। मैनेजर खुश होकर कहने लगा, सर मैं आज इस लड़की को फायर कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए नौकरी कर रही है। वो तो पहले ही अबिया को नौकरी से निकलवा देना चाहता था, क्योंकि इसकी वजह से उसकी बहुत दफा इंसल्ट हो गई थी। जरूर ने सर हिला दिया, फिर खुद मोबाइल में मसरूफ हो गया। जबकि मैनेजर फरूक अबिया के सर पर पहुंच गया था। मैडम कल से काम पर आने की जरूरत नहीं आपको। अबिया जो सर झुकाए काम में मसरूफ थी, बस उसकी फाइल कंप्लीट होने ही वाली थी। मैनेजर की बात पर चौंक कर हैरत से उसे देखने लगी। लेकिन क्यों सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जो मुझे इस कंपनी के ओनर ने कहा है वही। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल से आपको जॉब पर आने की जरूरत नहीं। जरूर सर ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। वो हैरत से बुत बनकर खड़ी थी। लेकिन क्यों सर, मैं तो इतनी मेहनत से अपना काम करती हूँ, बगैर किसी शिकायत के जो आप काम देते हैं कभी इनकार नहीं किया। दूसरी लड़कियों की तरह नखरे भी नहीं दिखाती, फिर आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं?
मैनेजर फरूक बेजारी से कहने लगा, ओ बीबी, मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि जरूर सर ने तुम्हें फारिग किया है, इसलिए कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो पलट गया। तभी वो मासूम लड़की उसकी मिन्नतें करने लगी, सर प्लीज मुझे एक बार जरूर सर से बात कर लेने दीजिए, आखिर वो मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। लेकिन मैनेजर ने नफी में सर हिला दिया था, जरूर सर किसी से मीटिंग में मसरूफ है, वो तुमसे कभी भी मुलाकात नहीं करेंगे, तुम जा सकती हो। ये कहते वो अपने ऑफिस में चला गया था, जबकि अबीहा को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई बेकसूर किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकता है। वो बेआवाज रोती हुई ऑफिस से बाहर आई थी। हालांकि सड़क पर खड़ी होकर वो रात के अंधेरे में वो रोने लगी। किसी को इसके आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे, बस जिसके दिल में एक ही आवाज आ रही थी कि क्यों आखिर जरूर हमदानी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो इतनी मेहनत से हर काम मुकम्मल करके ऑफिस से बाहर आती है, अपनी मेहनत की तनख्वाह लेती है, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बेआवाज आंसू ऊपर अर्श पर पहुंच गए थे। वो नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी किस्मत बदलने वाली है। उठो अबीहा, आज काम पर नहीं जाना क्या तुम्हें। अम्मी की तेज आवाज पर वो एकदम ही चौंक कर उठी थी। रोजाना ही तैयार होकर ऑफिस जाने की आदत जो पड़ गई थी, लेकिन आज वो ढीठ बनकर लेटी रही। रात को काफी देर तक रोती रही थी, इसलिए आंख ही नहीं खुली। सुबह वो अम्मी को कैसे बताती कि इस नौकरी से उनकी बहुत सी उम्मीदें जुड़ गई थी, अब उसके हाथों से जा चुकी है। अम्मी दरअसल कंपनी बंद हो गई है, तो मैं आज दूसरी जगह जाऊंगी जॉब के लिए। ये सुनकर नाया बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया था। ये क्या कह रही है तू, तेरी नौकरी चली गई, अब घर का गुजारा कैसे होगा। उनकी आंखों में वहशत थी। आप परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है, सादा से एजी भी कहती उठकर वॉशरूम में चली गई। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए हुए थे, वरना फिर से शुरू हो जाते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जरूर हमदानी, एक दिन तुमसे ये जरूर पूछूंगी कि आखिर मेरा कसूर क्या था, तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला। एक मजबूर बेबस लड़की जो बस अपने हालात की जंग लड़ रही है, उसके साथ बुरा करके तुम्हें क्या मिला। वो गहरी नींद सो रहा था, जब उसे ख्वाब में एक अजीब सा नजर आया था। वो अपने आप को एक बाग में देख रहा था, बड़ी पुरसकून फिजा थी, नीली झील, रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। वो भी इस माहौल को महसूस करता मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक ही झील किनारे लड़की जो इसकी तरफ पुष्ट किए बैठी थी, वो हैरान था ये लड़की कौन है। तभी वो इस लड़की को आवाज देने लगा। लड़की उसकी आवाज सुनकर पलटी थी। जैसे ही पलट कर इसे जरूर को देखा तो अचानक ही उसकी आंख खुल गई थी। पसीना पसीना वजूद लिए वो एकदम ही चौंक कर उठा था। वो की ख्वाब बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इस ख्वाब में एक अजीब बात जिसके बारे में सोचकर उसके होश उड़ गए थे। वो लड़की, उसका चेहरा उसने कहीं देख रखा था। तभी अचानक उसके जहन में एक धमाका सा हुआ। ये लड़की वही थी, उसके ऑफिस में नौकरी के लिए आने वाली। इसे नौकरी भी दे दी थी, लेकिन उसके ख्वाब में क्यों आई है। वो हैरान से सोच रहा था। लंबे लंबे बाल, आसमानी फ्रॉक पहने वो कोई अप्सरा लग रही थी। काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा, फिर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गया था। मैनेजर फौरन ही उसके ऑफिस में आया था। सलाम दुआ करते तभी वो सरसरी कलेजे में कहने लगा, मिस अबीहा को बुलाए फारूक। वो कि उसका लहजा आम था, लेकिन दिल न जाने क्यों धड़क रहा था। रात ख्वाब वाला मंजर बार बार आंखों के सामने आ रहा था। तभी मैनेजर गड़बड़ा कर कहने लगा, सर उस लड़की को तो आपने नौकरी से फारिग कर दिया था, 1 महीना होने वाला है। ये सुनकर वो चौंका था, लेकिन वो लड़की तो गालिबन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत मेहनती थी। वो मेरे ख्याल से अब मैनेजर घबरा गया था। दर हकीकत उसने अबीहा की झूठी शिकायत की थी, को ठीक तरीके से काम नहीं करती। हालांकि वो तो अपनी ताकत से ज्यादा काम कर रही थी। जरूर को शदीद गुस्सा आ रहा था। मैनेजर पर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। तभी वो कहने लगा, अच्छा आप अकाउंट में जाकर मुझे इनका एड्रेस वगैरह ला कर दे, इनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर मैनेजर फरूक के हाथ पांव फूल गए थे। वो फौरन ही अकाउंट पहुंच गया, जहाँ पर सारे स्टाफ की फाइल जमा होती थी। बड़ी मुश्किल से उसके घर का एड्रेस मिला था। उसके घर का एड्रेस पाकर न जाने क्यों जरूर के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो इस लड़की के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। दिल उससे मुलाकात करने के लिए बेकरार था। ऐसा लग रहा था कि जल्द वो इसके सामने आने वाली है। आखिर वो उसके ख्वाब में क्यों आई है, कोई तो बात जरूर होगी। सुबह में वो एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो शाम में अकेडमी चली जाती पढ़ाने। 2 नौकरियां करना आसान नहीं था, लेकिन घर चलाने के लिए ये सब करना जरूरी था। आज भी शाम के वक्त अकेडमी गई हुई थी, जब जरूर हमदानी
अपनी बड़ी सी गाड़ी में इस गरीब मोहल्ले में आया था। वो गाड़ी से उतरकर सीधा अभिया के घर के सामने रुक गया। दरवाजा खुलने वाली नायला बेगम की ऊंचे लंबे कद वाली नौजवान और इस महंगी गाड़ी को देखकर इसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मिस अबिया अहमद का घर यही है? नायला बेगम ने इस बात में सही आया है तो वो जल्दी से कहने लगा, मैं उनके ऑफिस से आया हूँ। दरअसल मुझे उनसे एक जरूरी काम है, कुछ वाजिबात है जो ऑफिस के रहती है वही देने आया हूँ। क्या वो घर पर है? उसने बहाना बनाया था। नायला बेगम जल्दी से कहने लगी, नहीं साहब जी, वो घर पर तो नहीं है लेकिन आने वाली है, आप अंदर आ जाए। उसके तो हाथ पाँव फूल गए थे। इतना अमीर खूबसूरत नौजवान उनकी दहलीज पर आया था। मोहल्ले में कई लोगों ने इस अमीरजादे को देखा। नायला के कहने पर वो अंदर आकर बैठ गया। छोटा सा घर था, बहुत ही मिडिल क्लास। कहाँ जॉब करी है वो? इसने अभिया के बारे में पूछा था। नायला जल्दी से कहने लगी, साहब जी, जब से उसे नौकरी से निकाला वो तो बेचारी बड़ी परेशान रहने लगी थी। सुबह नौकरी ढूंढने जाती है, शाम को वापस आती, कह रही थी कि बेकसूर ही नौकरी से निकाल दिया, उसकी कोई गलती ही नहीं थी। नायला बेगम के लहजे में अपनी सौतेली बेटी के लिए हमदर्दी थी। जरूर कुछ शर्मिंदा सा हो गया। नायला उसके लिए चाय बनाने चली गई, जबकि थोड़ी देर में दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। सादा नीले कपड़े पहने, कंधे पर पर्स लटकाए वो थकी थकी सी अंदर आई तो चौंक गई। सामने ही जरूर हमदारी बैठा था अपने घर में। उसकी मौजूदगी अभिया के लिए बहुत हैरानी का बायस बनी थी। अभिया को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगले पल जरूर को देखकर इसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कमरे में आते ही कहने लगी, आप यहाँ पर क्यों आई? मेरी गरीबी का और बेबसी का तमाशा देखने आए हो? आपको फिर ये ड्रेस किसने दिया? बोले, और अम्मा, आपने इनको अंदर दाखिल कैसे होने दिया? नायला तो इसकी बदतमीजी पर हैरान रह चुकी थी। भला वो इस कदर अमीर कबीर शख्स से कैसे बदतमीजी कर सकती थी? अभिया की तो आंखों में आंसू झलक पड़े थे। ऐसे यूं अपने सामने देखकर एक अजीब सा इत्मीनान जरूर को मिला था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, कहने लगा कि देखो अभिया, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैं तुमसे खुद बात करने आ गया। अभिया कहने लगी कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप जैसे अमीर बिजनेसमैन सारे एक जैसे ही होते हैं। पहले रंगीन ख्वाब दिखाते हैं, फिर बगैर किसी वजह के जलील करके निकाल देते हैं। आप जानते भी हैं मैनेजर फरूक ने मुझसे कितना काम करवाया था। मैं पहले अपना काम करती थी, फिर ऑफिस में मौजूद बाकी लड़कियों की फाइल्स उठाकर भी मुझे दे देता था। फिर रात गए तक मैं आपकी आधी ऑफिस का काम संभालती थी और आपने बगैर किसी गलती के मुझे यूं निकाल दिया जैसे मैं फजूल पड़ी रहती हूँ। अभिया के अल्फाज सुनकर जरूर को मैनेजर फरूक पर बेतहाशा गुस्सा आया था। वो फौरन आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी पीठ पीछे तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता था। मैं कल ही फरूक को मैनेजर की पोस्ट से हटा दूंगा और एक काबिल मैनेजर को ऐड करूंगा। प्लीज तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। अभिया तो एक पल को दम बखुद रहती थी। इसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आया था कि इतना अमीर कबीर शख्स उससे माफी मांग रहा है। वो तो हैरत से बस उसका चेहरा देखे जा रही थी। शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। रिश्ता ही क्या था उसका उसके साथ जो उसको इतनी बातें सुना रही थी। तब तक नायला बेगम भी चाय बनाकर ले आई थी। वो चाय का एक घूंट उतारता उसे कहने लगा, मैं तुम्हें दोबारा से जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। तुम्हें पहले से डबल सैलरी मिलेगी। क्या तुम ये जॉब करना चाहोगे? अभिया ने जब इसके मुंह से सुना तो रूखे से अंदाज में कहने लगी, मुझे करना क्या होगा? चाय का घूंट भरते हुए जरूर ने एक नजरों से इसे देखा, जिसका नाक रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था। वो पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। कहने लगा, आपको मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर मेरे साथ चलना होगा, वो भी सिंगापुर। सिंगापुर का नाम सुनते ही अभिया का पूरा वजूद कांप चुका था। वो मुंह खोले जरूर को देखने लगी थी। कहने लगी कि क्या मतलब है आपका? दूसरे मुल्क सिंगापुर, वो भी आपके साथ? मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपको पता नहीं है, जब एक लड़का और लड़की अकेले होते हैं तो तीसरा शैतान भी होता है। मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? मुझे आपने कैसी वैसी लड़की समझ रखा है? मैं सब जानती हूँ। ये अमीर कबीर बिजनेसमैन जब ट्रिप पर जाते हैं तो अपने साथ एक अदद खूबसूरत लड़की को लाजमी लेकर जाते हैं ताकि उसके साथ वो अपनी बात अधूरी छोड़ चुकी थी। जबकि जरूर हमदानी अपनी जगह से उठा था। इस वक्त इस कमरे में इन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। उसे खड़ा देखकर अभिया भी उठकर खड़ी हो गई थी। वह चलता हुआ उसके करीब आने लगा, जबकि वो कदम पीछे हटाने लगी, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी थी। जरूर हमदानी उसके दोनों तरफ हाथ रखकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करते हैं वो बोलो?
अबिया हड़बड़ा सी चुकी थी, कहने लगी वो टाइम पास के लिए उसे लेकर जाती है, मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आपके साथ चलूंगी। जरूर हमदानी ने उसे कहा कि अबिया जैसी लड़कियां गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी बनाने लायक होती है। उसने मुस्कुरा कर अबिया को देखा और फिर कहने लगा, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं बल्कि बीवी बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अबिया के पूरे वजूद में करंट की लहर दौड़ चुकी थी। तभी कमरे में दाखिल होती नायला ने भी अल्फाज सुन लिए थे। इसकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। इतने बड़े अमीर कबीर बिजनेसमैन की सास बनकर उसकी तो दुनिया ही बदल कर रह जाती। अबिया फौरन इनकार कर गई, कहने लगी, ये कैसी बातें करें आप। जरूर हमदानी कहने लगा कि मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीना सिंगापुर में लग सकता है और ऐसे में जिन क्लाइंट्स के साथ वो मीटिंग करने जा रहा है वो बार बार मुझे इसरार करते हैं कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर आऊँ। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ। मेरी रेपुटेशन उनकी नजर में खराब न हो क्योंकि वो जरा पुराने ख्यालात के मालिक है। इसे मैं चाहता हूँ तुम मेरी बीवी बनकर मेरे साथ चलो, बदले में तुम्हें डबल पे दूंगा। अबिया हैरत से उसका चेहरा देखे जा रही थी, कहने लगी, क्या मतलब है आपका? सिर्फ 1.5 महीने के लिए आप मुझे बीवी बनाना चाहती हैं? जरूर कुछ देर से देखता रहा, फिर कहने लगा, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो वक्त बढ़ा भी सकता हूँ। अबिया को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। कम से कम वो जरूर हमदानी पर एतबार नहीं कर सकती थी। उसे साफ इनकार कर दिया था, जबकि वो जाते हुए से अपना नंबर देकर जा चुका था कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, और यूं कल से मेरे ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ। और वहाँ से जा चुका था, जबकि नायला तो उसके पास आकर बैठ चुकी थी। कहने लगी, हाय मेरी बच्ची, तेरे तो नसीब ही खुल गए। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि इतना अमीर कबीर इंसान तुझे अपनी बीवी बनाने की ऑफर देकर गया है। हम इस पुराने से मोहल्ले से निकलकर बड़ी अच्छी सी कॉलोनी में घर ले लेंगे और तेरे छोटे बहन भाई अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैं ये सोने के मोटे मोटे कंगन पहनकर फिरूंगी। कसम से पता नहीं तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही थी। तो शादी के लिए हाँ कर देना। अबिया अपनी माँ का चेहरा देखती रह गई, जो शुरू से ही लालची और मफाद परस्त किस्म की औरत थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, जैसे मुकद्दस बंधन को यूं पैसों के एवज खराब नहीं कर सकती। वो शख्स जिसकी पहले भी एक बीवी रह चुकी है, मैं भला उसकी बीवी कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो लगता है जैसे उसकी हरकतें ही यही है। ये हर मीठी मीठी हर एक लड़की को अपनी बीवी बनाकर लेकर जाता होगा। वो साफ इनकार कर चुकी थी, लेकिन नायला तो फौरन हत्थे से उखड़ चुकी थी। चिल्ला कर कहने लगी कि सुन मेरी बात, मैं जो कह रही हूँ तो वही करेगी। अगर तुझे अपने मरे हुए बाप से जरा भी मोहब्बत है ना, तो तू जरूर से बिल्कुल निकाह करेगी। उसी बिना सिर्फ तुम्हारा बल्कि हमारा भी फायदा है, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना तो वो जानती थी नायला इसका जीना दोभर कर देगी। सारी रात इसकी सोचते हुए गुजर चुकी थी। अगले 2 दिन तक नायला इसके मुसलसल कान खाती रही थी। मजबूरन उसे जरूर हमदानी को कॉल की थी। जरूर तो शायद इसकी कॉल का ही इंतजार कर रहा था। इस वक्त अपने घर में नींद दराज बेड पर लेटा हुआ था। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक अबिया की कॉल आने पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। उसने फोन कान से लगाया तो वही मखसूस अबिया की कपकपाती हुई आवाज थी। हिचकिचाते हुए कहने लगी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ सिंगापुर चलूंगी। ये सुनकर वो फौरन चौंक कर उठा था। कहने लगा, गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। तो फिर कल तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर उसका दिल बड़े जोरों से धड़का था। जरूर हमदानी कॉल बंद कर चुका था, लेकिन अबिया की इस रात आँख नहीं लगी थी। अगले रोज जरूर के लाए हुए खूबसूरत से सफेद कामदार जोड़े में दुल्हन बनी तैयार थी। इसे तो समझ नहीं आ रहा था ये शख्स जो इस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की खातिर निकाह करके उसे लेकर जा रहे, वो भला उसे दुल्हन की तरह सजा क्यों रहा था। चंद गवाहान की मौजूदगी में इसका निकाह हो चुका था और अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी देखकर जरूर हमदानी के साथ रुखसत होकर इसके घर आ चुकी थी। इतना बड़ा आलीशान घर देखकर उसके अंदर सुकून आया था, लेकिन ये सब कुछ उससे बेगारा सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ चंद दिनों के लिए यहाँ पर मेहमान बन के रहने आई हो। इसमें से किसी चीज पर हाथा के जरूर हमदानी पर भी उसका कोई हक नहीं है। वो ये सोच कर जैसे घर में दाखिल हुई तो जरूर ने पलट कर इस लड़की को देखा।
कहने लगा कि वो सामने ही मेरा कमरा, जाओ तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। लेकिन वो फौरन इसकी तरफ देखकर कहने लगी, सर सिंगापुर की फ्लाइट कितने बजे की है? जरूर कहने लगा कि आज सुबह 5 बजे की। वो कहने लगी, ठीक है, मैं अलग कमरे में ही रहूंगी। आपने खुद ही कहा था मैं सिर्फ 1.5 महीने तक लोगों के सामने आपकी बीवी बनकर रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके कमरे में रहना चाहिए। उसके अल्फाज सुनकर जरूर चौंका था। कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं दूसरा कमरा साफ करवा देता हूँ। वो दूसरे कमरे में जाकर बैठ चुकी थी। कमरे में जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। इतना उसका पूरा घर था जितना ये कमरा उसे रहने को दिया गया था। अलमारी खोलते ही वहाँ पर इसके नाप के सारे कपड़े कितार दर कितार लगे हुए थे। इतने महंगे और ब्रांडेड सूट देखकर इसका मुंह खुले का खुला रह गया था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। अगली सुबह उसने इन्हीं में से एक खूबसूरत सी सुर्ख और सफेद रंग की मैक्सी पहन ली और साइड पर दुपट्टा लिया था। जब वो कमरे से बाहर निकली तो जरूर हमदानी बस उसे देखता रह गया था, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसमें ब्रांड के इस खूबसूरत लिबास ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिया था। अपने वजूद पर जरूर की नजरें महसूस करके अभिया थोड़ी शर्म से सुर्ख लाल भी होने लगी थी। जरूर हमदानी इंतहाई पुरकशिश और हैंडसम लड़का था। उसे देखकर तो कई लड़कियां आंखें भरती थी और अभिया के दिल में भी एक हलचल सी मचने लगी थी। उसे लेकर अपने साथ एयरपोर्ट पर आया था। वो पहली बार एयरपोर्ट देख रही थी और फिर दोनों जहाज में बैठ चुके थे। जैसे ही जहाज उड़ान भरने लगा तो अभिया को एकदम से घबराहट होने लगी थी। डरते हुए इसने जरूर के बाजू को पकड़ लिया था, लेकिन फिर फौरन शर्मिंदगी के मारे इसके हाथ छोड़कर कहने लगी कि सॉरी सर। लेकिन जरूर को इसका खुद को यूं छूना बड़ा अच्छा लगा था। मजाक से उसे छेड़कर कहने लगा, खैर है कोई बात नहीं, शर्मा लूं तुम्हारा, तुम जैसे मर्जी मुझे टच कर सकती हो। ये कहकर इसने अभिया का हाथ पकड़ लिया था कि कहीं उसको डर न लगे, जबकि अभिया तो बिल्कुल सुन सी हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद ही तवील मुसाफिर तय करके वो दोनों सिंगापुर की सरजमीन पर उतर चुके थे। बुलंद बबाला, लाइव मार्चिंग और हसीन मनाजिर, ये सब कुछ एक ख्वाब सा था। वो आसपास इंतहाई खुशगवारियत से देखे जा रही थी जब एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी और इसमें दोनों बैठकर फ्लैट की तरफ रवाना हो चुके थे। जरूर हमदानी काफी थक चुका था। उसे रात के लिए मीटिंग का वक्त रखा था। जैसे ही वो फ्लैट में आई, बड़ी बड़ी कदामत कांच की खिड़कियों से नजर आते हसीन मनाजिर, बुलंद बबाला इमारतें देखकर अभिया खुश हो गई थी। कुछ देर बाद दोनों आराम करने के लिए अलग अलग कमरों में चले गए। रात को मीटिंग के लिए जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो एक बार फिर जरूर का दिल मचल चुका था। वो खुद को इसके करीब आने से रोक ही नहीं पा रहा था। वो चलता हुआ उसके करीब आया। इसे अपने करीब देखकर वो थोड़ी सटपटाई, कहने लगी कि सर चले, मगर वो तो इसमें खो सा चुका था। कहने लगा, तुम मुझे वहाँ पर सर नहीं बुला सकती, बल्कि मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। जरूर कहीं या कुछ भी कह ले। वो कहने लगी, ओके सर, मेरा मतलब है जरूर। वो डरते डरते इसका नाम अदा कर रही थी। उसके कानों में रस घोल देने वाली आवाज में जरूर को अपने नाम सुनकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर बोला, हम दोनों मीटिंग में इस अंदाज में जाएंगे जिससे लगे कि हम दोनों एक परफेक्ट कपल है। जरूर को अपने इतने करीब देखकर अभिया की तो जान लबों पर आई थी। वो हड़बड़ा चुकी थी, उसका वजूद कांप रहा था। कुछ देर बाद ही दोनों ग्रैंड हॉल में पहुंच चुके थे। दोनों बेहद हसीन लग रहे थे। जरूर की नजरें बार बार उसकी जानिब उठ रही थी। ये मीटिंग तो जैसे तैसे खत्म हो चुकी थी, लेकिन जरूर हमदानी के दिल के तार छेड़ चुकी थी, जिसने कसम खाई हुई थी कि दोबारा किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। मोहब्बत से दूर की बात उसका एहसास भी नहीं करेगा। अब खुद उसका दिल अभिया की तरफ माइल होने लगा था। धीरे धीरे अभिया भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला होने लगी थी, लेकिन ये सोच कर उसका दिल उदास हो जाता कि चंद रोज बाद ही उसे तलाक हो जाएगी। जरूर हमदानी अपनी जैसी किसी अमीर कबीर लड़के से शादी करेगा, इसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगा। ये सोच कर वो उदास हो जाती थी। अभी वो सोफे पर बैठी सामने मौजूद खिड़की से बाहर के मंजर देख रही थी जब शदीद उकताहट सी महसूस होने लगी। इसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा था। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम आई थी और इत्तेफाक से कपड़े लेकर जाना भूल चुकी थी। वॉशरूम में आते ही उसने शावर खोला था। दीवार पर शावर के लिए भी टच सिस्टम नस्ब था। उसने धीरे धीरे स्क्रीन बोर्ड ऑन करते हुए मुख्तलिफ इकसाम के शावर्स को खोलना शुरू कर दिया।
जैसे उसने एक बटन दबाया तो एकदम से वॉशरूम की पूरी छत से पानी आने लगा था। इस वक्त मौसम एतदाल में था और पानी शावर से बर्फ जैसा यख ठंडा निकल रहा था। अबिहा तो कांप कर रह चुकी थी। फौरन आंखें बंद करके ही कांप कर शावर को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन एकदम से हवास बाख्तगी में वो भूल ही चुकी थी। हड़बड़ी में उसने किसी बटन को दबाकर इस फुल रूफ शावर को खोल दिया था। अबिहा तड़प चुकी थी। ठंडा पानी उसके वजूद को तड़पाने लगा था। जब उसे अपना खून जमता हुआ महसूस हुआ था, वो चिल्लाने लगी, जरूर जरूर प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जरूर उस वक्त कमरे में सो रहा था। बिल्कुल गहरी नींद में इस फ्लैट के जितने भी कमरे थे सभी साउंड प्रूफ थे, इसलिए अबिहा की आवाज बिल्कुल भी नहीं पहुंची थी। लेकिन एक बार फिर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे अपने ख्वाब में अबिहा नजर आई थी, जो एक बार फिर नीले आसमान तले इस खूबसूरत झील के पास खड़ी थी। जब एकदम से उसका पाँव फिसला था और उस झील में जाकर गिरी थी। एकदम से जरूर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोला था। जैसे ही अबिहा के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अबिहा के हल्के हल्के चिल्लाने और सिसकने की आवाज वॉशरूम से आई थी। वो हड़बड़ा चुका था। क्या हुआ अबिहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वॉशरूम का दरवाजा खोलो। लेकिन बेसुध अब जैसे सिसकियों की तो आवाज आ रही थी, उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने पूरी कुव्वत जमा करते हुए दरवाजे के लॉक पर पूरे जोर से धक्के मारे थे। कुछ देर बाद ही वॉशरूम का दरवाजा खुल चुका था। अंदर का मंजर देखकर जरूर का अपना सांस अटक चुका था। ठंडा यख पानी इस वक्त इस मासूम के बदन को जमा रहा था, जो कि फर्श पर तकरीबन एक कोने में सिमटे हुए कांप रही थी। उसका बेलिबास वजूद देखकर जरूर को कुछ हुआ था। जल्दी से उसने अपनी शर्ट उतारी और अबिहा के वजूद पर लपेटी थी। इसे अपनी बाहों में भरकर बाहर लेकर आया था। अबिहा ये क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। शावर तो वो कब का बंद कर चुका था। खुद इसके कपड़े भी उसे उठाते हुए भीग चुके थे। उसे खुद ठंड महसूस हो रही थी। न जाने ये मासूम सी लड़की कितनी देर से शावर में थी। वैसे बाहों में भरे फौरन कंफर्टर खोलता उसमें लेटा गया था। अबिहा उसके हाथ पकड़े कपकपाई जा रही थी। लब तक नीले पड़ गए थे। सर मुझे बहुत ठंड लग रही है। जरूर सर प्लीज, मेरा बदन टूट रहा है। मुझे अपना वजूद शुरू होता हुआ महसूस हो रहा है। जरूर के बाद सब उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। सोचे समझे बगैर जरूर उसके नाजुक कपकपाते लबों पर अपनी लब रख चुका था। फिर अपने लबों की गरमाइश उसके वजूद को पहुंचाने लगा। कुछ देर उसके लबों को अपने लबों में मुकीद किए रखा। धीरे धीरे उसके अंदर की आग को भी भड़काने लगी थी। वो फिक्रमंद सा घबराया हुआ कहने लगा कि अबिहा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा, बस तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन फिर तुम पुरसकून हो जाओगी। मेरा साथ देना प्लीज, क्योंकि जल्द से जल्द इस ठंड को कम करने का मेरे पास यही तरीका है। ये कहकर वो मुकम्मल तौर पर इस पर हावी हो चुका था। अबिहा सब कुछ महसूस कर रही थी, जानती थी जो कुछ हो रहा है वैसे अचानक नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था। दर्द की ठेस की लहर उसके वजूद में दौड़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी पुरसकून होने लगी थी। जरूर ने बड़ी अपनायत के साथ उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लिया था। जैसे जैसे उसके वजूद पर शुद्धतें लुटा रहा था, अबिहा की रंगत वापस से सुर्ख गुलाबी होने लगी। इसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा था। वो पूरे होश में वापस आ चुकी थी और जरूर को अपने करीब अपने वजूद में शामिल होता महसूस करके उसकी शर्म की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो मुकम्मल तौर पर खुद भी सरशारी में डूबी उसका साथ देने लगी थी और यूं इनकी वो रात गुजरी थी। अगली सुबह दोपहर का वक्त था जब उसकी आँख खुली थी। जरूर फ्रेश होकर इसके पास ही बेड पर बैठा हुआ था। जब उसकी आँख खुली तो जरूर को अपने इतने करीब देखकर हड़बड़ा कर उठ गई। जरूर कहने लगा कि रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? तुम सुकून से लेटी हो, घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके वजूद पर कपड़े देखकर अबिहा थोड़ी हिचकिचाई थी। कहने लगी कि ये कपड़े ये कैसे आए? ये मैंने तो नहीं पहने थे। जरूर के लबों पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कहने लगा मैंने पहनाई है। तुम्हारे बेलिबास वजूद को बार बार अपने सामने देखकर मैं ही जानता हूँ मैं कितना खुद को कंट्रोल कर पाया हूँ। इसलिए बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करके तुम्हारे वजूद को कपड़ों से ढका है। इसके अल्फाज सुनते ही अबिहा को राहत का एहसास हुआ था। इसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। गुज़श्ता रात इसकी जरूर की बाहों में गुजरी थी। इसका सर शर्म के मारे झुका हुआ था। सुर्ख चेहरे को देखकर एक अजीब सी तमानियत महसूस कर रहा था। पलक झपकते ही वक्त कैसे गुजरा
पता भी न चला था। अभिया उससे बेतहाशा मोहब्बत करने की लगी थी, लेकिन कभी कह न पाई थी। वही जरूर भी खुलकर अपने जज्बात का इजहार न कर पाया। जैसे वापस पाकिस्तान जाने का वक्त आया तो अभिया उदास हो चुकी थी। यहाँ पर जरूर के साथ गुजरा वो वक्त से याद आ रहा था। वापस जाने के बाद यकीन उसे छोड़ने वाला था। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वो दोनों एयरपोर्ट पर उतरे तो जरूर उसे अपने साथ घर ले जाने लगा। तो जब इसने हिचकिचाते हुए जरूर की तरफ देखा, फिर कहने लगी कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहने लगा ऑफकोर्स घर ही लेकर जाऊंगा ना। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि अब आप मुझे छोड़ देंगे ना, क्योंकि आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी सिर्फ 1.5 महीने के लिए। अब 1.5 महीना गुजर गया, अब आप मुझे वापस मेरे घर छोड़ देंगे? इसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। वो एक बार फिर से इस पर फिदा हो चुका था। अब यहीं पर इसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था और फिर खींचकर उसे अपने सीने से लगा दिया। अभिया इस इब्तिदात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि दोबारा इस रात के बाद जरूर उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ था। उसे अपने करीब करके कहने लगा कि तुम्हें अगर इतनी ही अपनी माँ और अपने छोटे बहन भाइयों की याद आ रही है तो 1-2 दिन के लिए तो मैं वहाँ पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बीवी तो मेरी और बीवी अपने शोहर के साथ उसके घर में ही अच्छी लगती है। ये सुनकर अभिया उसे देखने लगी थी। जब जरूर उसका हाथ पकड़ कर कहने लगा कि मोहब्बत करने लगा तुमसे, तुम बार बार मेरे ख्वाबों में आती थी, मेरा दिल बार बार तुम्हारी तरफ राग़िब होता था, तभी तुमसे निकाह किया था। तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग, हर लड़की से अलग हो। यही वजह है कि तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अभिया की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे जरूर जैसा इतना अच्छा शोहर मिल चुका है। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर जरूर के कदम रुक चुके थे, क्योंकि सामने लाउंज में उसकी माँ उसके बड़े भाई के साथ मौजूद थी। ये तो उसके लिए सरप्राइज साबित हुआ था। उसकी माँ उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी थी और साथ उसका बड़ा भाई और भतीजियां भी थे। वो तो जरूर को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जरूर ने तो इन्हें सरप्राइज कर दिया था। जिस तरह वो अभिया को अपने कंधों से लगाए अंदर ला रहा था, ये मंजर देखकर वो चौंक चुके थे। जरूर की वादा कहने लगी, जरूर ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? सभी उसे हैरत से देख रहे थे। जब जरूर एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि मैं सिंगापुर वाली मीटिंग से वापस आकर आपको सब कुछ बताने वाला था, लेकिन फिर बता ना सका। ये आपकी बहू है, मैंने अभिया से निकाह कर लिया। वो तो पहले काफी गुस्सा करने लगी थी कि तुम मेरे छोटे बेटे थे, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मैं माँ नहीं बल्कि वो गैर औरत थी ना, जिसे तुमने अपने निकाह में बुलाना भी मुनासिब न समझा। वो फौरन अपनी रूठी माँ को सीने से लगाकर सारी हकीकत बता चुका था। फिर कहने लगा कि किसने कहा है सारे फंक्शंस हो गए? मैंने सिर्फ निकाह किया था। बाप सबकी मौजूदगी में मेहंदी भी होगी, बारात भी होगी और वलीमा भी होगा। आप अपनी सारी चाव जी भर कर पूरे कीजिएगा। शमीम बेगम को भी अभिया पहली नजर में अच्छी लगी थी। जिस तरह वो खुद सादगी पसंद और खुशी खिलाफ थी, अभिया भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसके बाद 1 हफ्ते तक तो तैयारियां चलती रही। फिर दोनों के तमाम तर रस्मों के दिन शुरू हो चुके थे। अभिया ने भी जी भर कर शादी के दिन एंजॉय किए थे। फिर दिन बने वो जरूर के कमरे में बैठी हुई थी। आने वाले लम्हात का सोच कर उसके पेट में गड्ढे पड़ रही थी। यकीन आज जरूर उस पर पूरी शिद्दतें लुटाने वाला था। ये सोच कर उसे खुशी महसूस हो रही थी और अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था कि उसने जरूर जैसे हमसफर को पाया, जो उसकी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर देने वाला था।